एक गांव नाहरपुर में 4 छोटी लड़कियां खेल रही थीं, जिनके नाम रमा, बिमला, पिंकी और बिन्नी थे। वो चारों लड़कियां खूब मस्ती करती थी। एक दिन चारों लड़कियां खेल रही होती हैं, तभी रमा बाकी तीनों लड़कियों से बोलती है, अरे सहेलियों, बड़ा समय हो गया है ये रस्सा टाप खेलते हुए, क्यों ना कुछ और खेला जाए। रमा की बात सुनकर बिन्नी हंसने लगती है और बोलती है, कह तो तू सही रही है रमा, ये रस्सा टापने के गेम से तो मन दुखी हो गया है, कुछ और खेलने का मन कर रहा है अब तो। बिन्नी की बात सुनकर पिंकी बोलती है, हाँ तुम दोनों ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं कहती हूँ क्यों न छुपन छुपाई खेला जाए, काफी समय हो गया है। फिर चारों सहेलियां मिलकर छुपन छुपाई का गेम खेलने लगती हैं। बिमला छुपने के लिए एक जंगल के अंदर चली जाती है। यहाँ छुप जाती हूँ, बिन्नी और बाकी दोनों मुझे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। तभी बिमला को एक साइकिल दिखती है और वो साइकिल उठा लेती है और अपनी तीनों सहेलियों के पास जाने लगती है। वाह, कितनी नई और सुंदर साइकिल है, रमा और बाकी दोनों भी ये साइकिल देखकर खुश हो जाएंगी। फिर बिमला साइकिल लेकर अपनी तीनों सहेलियों के पास पहुंचती है। तीनों लड़कियां साइकिल देखकर खुश हो जाती हैं। पिंकी बोलती है, अरे वाह बिमला, कितनी मस्त साइकिल है, तुझे कहाँ से मिली ये, मजा आ गया इसे देखकर। फिर बिमला उन तीनों से साइकिल के बारे में बताती है। बिमला की बात सुनकर बिन्नी बोलती है, अरे बहनों, साइकिल तो अच्छी है, लेकिन अगर हमारे घर वालों को इसके बारे में पता चला तो वो लोग इसे वापस जंगल में रख देंगे। मैं तो कहती हूँ हम तीनों रोज इस साइकिल से खेलकर रात में इसे छिपा देंगे। बिन्नी की बात तीनों सहेलियों को जच जाती है और वो इस बात के लिए मान जाती है। फिर तीनों मिलकर उस साइकिल के साथ खेलने लगती हैं। चारों खेलने में इतना मगन हो जाती हैं कि उन्हें घर जाने की याद ही नहीं रहती और उन चारों की माएं उन्हें ढूंढने लगती हैं। बिन्नी की माँ बिमला की माँ से कहती है, बहन ये चारों ना पूरी चांडाल चौकड़ी हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनती। अब बताओ, इतनी रात हो गई और चारों आवारा सांड की तरह घूम रही हैं। सही कह रही हो बहन, बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी वाली का तो बाप बचा लेता है जब भी मैं डांटने लगती हूँ। तभी उनकी माओ को वो चारों लड़कियां आती हुई दिखाई पड़ती हैं। पिंकी की माँ गुस्से में बोलती है, कहाँ थी तुम चारों? हाँ, इतनी देर हो गई, तुम्हें पता नहीं है कि बाहर का माहौल कितना खराब है। फिर चारों की माएं उन्हें डांटते हुए घर ले जाती हैं। अगले दिन चारों सहेलियां फिर उसी साइकिल के साथ खेलने लगती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम वो चारों लड़कियां साइकिल के साथ खेल रही होती हैं, तभी वहां एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उन चारों लड़कियों को कुचल देता है। ट्रक के अंदर बैठा क्लीनर ड्राइवर से बोलता है, अरे उस्ताद जी, ये क्या किया आपने? आपने 4 लड़कियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। गाड़ी रोको और उन्हें देखो। अबे तुझे देखना है तो आगे तुझे उतार देता हूँ, जाकर देख ले। मैं नहीं रुकने का। अबे हीरो, अगर यहाँ रुके तो पब्लिक ने मार मार कर अपना रेडिएटर खराब कर देना है, समझा? फिर ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। रात हो जाती है और चारों लड़कियों के घर वाले घर में परेशान बैठे होते हैं। बिमला की माँ बोलती है, बहनों, आज इन चारों को छोड़ेंगे नहीं, इन चारों ने तो नाक में दम कर दिया है। बताओ, इतनी रात हो गई, अब तक चारों का कहीं कुछ पता भी नहीं है। सही कह रही हो बहन, आज चारों की खूब खातिरदारी करेंगे ताकि आगे से ये चारों ऐसी हरकत ना करे। उन दोनों की बातें सुनकर पिंकी की माँ कहती है, अरे बहन, खातिरदारी तो तब करेंगे, पहले वो मिले तो सही, चलो पहले मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। फिर चारों माएं अपनी बच्चियों को ढूंढने लगती हैं, इस बात से अनजान कि अब उनकी प्यारी बेटियां कभी वापस नहीं आने वाली हैं। उधर ट्रक से एक्सीडेंट के बाद चारों लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं। अरे मर गई रे, ये सब क्या हो गया, मैं तो चुड़ैल बन गई हूँ, माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। पिंकी की बात सुनकर बिमला रोते हुए बोलती है, अरे पिंकी मेरी बहन, मारेगी तो तब न जब उसे हम दिखेंगे, चुड़ैल किसी को नहीं दिखती सिवाय अपने दुश्मनों के। ये क्या हो गया, मेरे पिताजी तो जीते जी मर जाएंगे, वो तो मेरे बिना रोटी तक नहीं खाते। चारों चुड़ैलें आपस में, तभी वहां उन चारों चुड़ैलों की माएं आ जाती हैं और जैसा कि बिमला कह रही होती है, उनमें से कोई भी उन चारों चुड़ैलों को नहीं देख पाता। बच्चों के शव देखकर रोने लगती हैं। हाय रे मेरी बच्ची, कौन मारकर चला गया इसे, मेरी फूल सी बच्ची का देखो क्या हाल हो गया। सही कह रही है बहन, क्या हाल हो गया हमारी फूल सी बच्चियों का, ना जाने कौन मार गया इन्हें। अब हम किसको डांटेंगे, किससे प्यार करेंगे।
फिर गांव वाले और चारों के माता पिता उन चारों के शवों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चारों बच्चियां अपने माता पिता को रोते हुए देखती रहती हैं। रमा ये देखकर बोलती है, उस ट्रक वाले की वजह से हम चारों के माता पिता की आंखों में आंसू आए हैं। हम चारों को इसका बदला लेना होगा। सही कह रही हो बहन, सही बात है, लेकिन इसके लिए हमें उस मनहूस ट्रक ड्राइवर को ढूंढना होगा। फिर चारों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनकी साइकिल से खेलने की आदत नहीं जाती और वो चारों साइकिल से रोज उसी जगह पर खेलती रहती है और चुड़ैल होने की वजह से उन्हें कोई देख नहीं पाता है। एक रात शंभू शराबी वहां से गुजर रहा होता है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? साइकिल बिना ड्राइवर के ही चल रहा है। आज तो मैंने पी भी नहीं है, फिर इतना नशा क्यों? मुझे लगता है यहाँ कोई भूत आ गया है। ऐसा कहकर शंभू वहां से भाग लेता है और गांव में जाकर लोगों को बताता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन चुड़ैलें वहां पर आती रहती हैं और किसी न किसी गांव वाले को साइकिल चलाते हुए दिखती रहती हैं। धीरे धीरे गांव वालों को भी यकीन हो जाता है कि वहां किसी चुड़ैल का ही साया है। इस वजह से वहां से कोई गांव वाला नहीं जाता है। एक दिन वही ट्रक ड्राइवर वहां से ट्रक लेकर जा रहा होता है। मैं निकला ट्रक लेके गांव से, जंगल से एक मोड़ आया, मैं ट्रक अपना पगा लाया। उस्ताद, गाड़ी रोको, सामने से कोई साइकिल आ रही है, रोको नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे छोटे, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये देख ब्रेक। लेकिन कंडक्टर जगह को पहचान लेता है और बोलता है, उस्ताद जी, ये तो वही जगह है जहां आपने एक्सीडेंट किया था और 4 लड़कियों की जान गई थी। मनहूस, धीरे से बोल, कहीं किसी ने सुन लिया तो पुलिस में केस चल जाएगा। चल, साइकिल को उठा और फेंक दे। ड्राइवर की बात सुनकर कंडक्टर साइकिल उठाने लगता है, लेकिन उससे साइकिल नहीं उठती है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर साइकिल को छूता है, चारों चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, तो तू है वो मनहूस जिसने हम चारों को मार डाला और यहाँ से भाग गया। चुड़ैल को देखकर ड्राइवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं। कोई और चारा न देखकर ड्राइवर गांव वालों को मदद के लिए बुलाने लगता है। गांव वालों, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ये चारों मेरी जान ले लेंगी, मुझे बचा लो। ड्राइवर की आवाजें सुनकर गांव वाले वहां मदद के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन चुड़ैलों को देखकर घबरा जाते हैं। दीनू बोलता है, अरे, इस ट्रक वाले को तो चुड़ैलों ने पकड़ा है, क्या हुआ? तभी वहां उन चारों चुड़ैलों की माएं भी आ जाती हैं। अपनी माँ को देखकर चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं और बोलती हैं, माँ, इस दुष्ट ने ही हमारी जान ली थी, इसी ने हम पर ट्रक चलाया था और भाग गया था। आज हम चारों इसकी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लेंगी। रमा की बात सुनकर उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटी, ये गलत बात है, इसके किए की सजा इसको कानून देगा। तुम चारों ऐसा मत करो और आखिरी बार अपनी माँ की बात मान जाओ। माँ, जब आप लोग कह रहे हो तो हम इन दोनों को छोड़ रहे हैं और अब हमें जाना होगा, क्योंकि हमारा बदला पूरा हो गया और हम चारों भी आपसे आखिरी बार मिल लिए। ऐसा कहकर चारों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं और फिर गांव वाले ट्रक वाले को पुलिस के हवाले कर देते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम सौरभ था। सौरभ एक 21 साल का लड़का था। सौरभ के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसीलिए वो अपनी नानी के साथ गांव में रहता था। सौरभ की नानी सौरभ को बहुत प्यार करती थी और उसका बिल्कुल उसके माँ बाप की तरह देखभाल करती थी। सौरभ भी अपनी नानी से बहुत प्यार करता था। नानी ने सौरभ को कभी भी उसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। नानी को मोर और मोरनी पालने का भी बहुत शौक था। उनके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत सारे मोर और मोरनी थे। नानी उनकी बहुत देखभाल करती थी। वे उन मोर और मोरनी को अपने बच्चों की तरह ही रखती थी। एक दिन सौरभ अपनी नानी से अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बात कर रहा था। नानी माँ, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए देश के बाहर पढ़ने जाना है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया सोचा है तूने। देश के बाहर जाकर पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा
और अपनी नानी माँ का नाम रोशन करेगा। नानी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे इस फैसले से सहमत हो। मैं जल्दी ही यहाँ से जाने के लिए रवाना हो जाऊंगा। अरे, इतनी जल्दी क्यों? अपनी नानी से दूर जाने की ज्यादा जल्दी है तुझे। नहीं नहीं नानी माँ, ऐसा नहीं है। मुझे क्यों जल्दी होगी आपसे दूर जाने की? पर मेरी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। ठीक है, पर तू एक बात बता कि जब तू यहाँ से चला जाएगा तो मैं कैसे अपना दिल बहलाऊंगी, कैसे अपना मन लगाऊंगी। नानी सौरभ के इतना मनाने पर मान जाती है और उसे बाहर देश पढ़ने के लिए जाने के लिए हाँ कर देती है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कुछ ही दिनों बाद सौरभ बाहर देश पढ़ने के लिए चला जाता है और गांव में नानी अपने मोर मोरनी के साथ सौरभ के इंतजार में अकेली रहने लगती है। बहुत साल हो गए थे सौरभ को गए हुए, पर फिर भी नानी उसका उतनी ही तीव्रता से इंतजार करती रही और सौरभ वो विदेश में दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा था। वो भी अपनी नानी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। एक दिन सौरभ अपनी नानी माँ से फोन पर बात करता है। हेलो नानी माँ, नानी माँ, आप कैसी हो? तबीयत तो सही है ना आपकी? वहाँ गांव में आपका मन तो लग रहा है ना? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल सही हूँ। यहाँ मैं अपने मोर मोरनियों के साथ अपना मन लगा लेती हूँ, पर तेरी याद भी बहुत आती है। दिन भर तेरी चिंता करती हूँ कि तू कैसा होगा, खाना खाया होगा कि नहीं, तू ठीक से पढ़ाई कर रहा होगा कि नहीं। अरे 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 मेरी नानी माँ, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। पढ़ाई भी सही चल रही है। बस आपको एक खुशखबरी देनी थी। मैं 2 महीने बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ जाऊंगा। अरे वाह बेटे, मैं बहुत खुश हूँ कि तू वापस गांव जल्दी आ जाएगा। मैं तेरा इंतजार करूंगी। हाँ नानी माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। 2 महीने बीत जाते हैं। आज मेरा बेटा आने वाला है। वो पक्का मुझे देखकर सबसे पहले तो गले लगा लेगा। जब वो आएगा तो उसे ढेर सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाऊंगी। पता नहीं वो बाहर देश में कैसा खाना खाता होगा। यहाँ मेरे हाथ का खाना खाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सौरभ गांव जाने के लिए रवाना हो जाता है। सौरभ एयरपोर्ट पर उतर जाता है और कैब करके गांव की तरफ निकल जाता है। सौरभ भी अपनी नानी माँ से मिलने के लिए बहुत बेताब होता है। सौरभ कैब में बैठा हुआ होता है, तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है। कैब के ड्राइवर का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में ड्राइवर और सौरभ दोनों ही घायल हो जाते हैं। ट्रक वाला उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। ड्राइवर को फिर भी बचा लेते हैं, पर सौरभ को नहीं बचा पाते और सौरभ वहीं पर मर जाता है। हॉस्पिटल वाले सौरभ की लाश को शमशान में जाकर दफना देते हैं। वहां नानी सौरभ के इंतजार में बैठी होती है। इतनी देर हो गई, ये सौरभ अभी तक आया क्यों नहीं? नानी वहीं घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर सौरभ की राह देखती रही, पर इस बात से अनजान थी कि अब सौरभ कब। नानी को दरवाजे पर इतनी देर से खड़ा देख एक शख्स उनके पास आता है और पूछता है, अरे नानी, इतनी देर से यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जाके अंदर घर में बैठकर आराम करो। नहीं नहीं, मैं यहाँ अपने सौरभ की राह देख रही हूँ, वो बस आता ही होगा। फिर नानी अंदर जाकर बैठ जाती है। बहुत दिन बीत जाते हैं। नानी सौरभ को लेकर बहुत परेशान होती है। मुझे सौरभ की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कब आएगा, इतने दिन हो गए हैं। एक दिन जहाँ सौरभ की लाश दफन की गई थी, वहाँ एकदम से हलचल होने लगती है। सौरभ के शरीर से उसकी आत्मा निकलने लगती है और वो एक भूत बन जाता है। अब मैं अपनी नानी से मिलकर ही जाऊंगा। वो कितनी चिंता में होगी, मेरी कितनी चिंता कर रही होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिंदा नहीं हूँ तो वो कितनी दुखी होंगी। इससे पहले कि ये बात उन्हें किसी और से पता चले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भूत गांव की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है। जब वो नानी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी नानी माँ अभी भी उसके इंतजार में बैठी है। अभी भी वो उसी उम्मीद में है
कि कब उनका सौरभ लौट कर आएगा और कब अपनी नानी माँ को गले लगा लेगा। नानी सौरभ के इंतजार में इतनी पागल हो गई थी कि वो अपनी मोर मोरनियों से भी पूछ रही थी, अरे क्या किसी ने मेरा सौरभ देखा क्या? वो वापस आने वाला है, मुझे पता है वो आने ही वाला होगा। जब भूत ये सब देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं सका और जाकर अपनी नानी के सामने खड़ा हो जाता है। नानी माँ, मैं आ गया। देखो, मैं आपके सामने हूँ। मैंने आपको बहुत इंतजार कराया है ना, अब नहीं कराऊंगा, मैं वापस आ गया हूँ। पर नानी भूत को नहीं देख पाती। भूत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब कैसे वो अपनी नानी को बताए कि वो अब जिंदा नहीं है। नानी सौरभ के ख्यालात में इतनी खो चुकी थी कि उनको खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता। नानी या तो चौखट पर खड़ी नजर आती थी या फिर अपने मोर मोरनियों से सौरभ के बारे में बात करती हुई नजर आती थी। भूत नानी की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसको एक उपाय सोचता है। नानी माँ को अपने मोर बहुत पसंद हैं। अब यही मोर मेरी नानी को मेरे बारे में बताने में मदद करेंगे। नानी जब भी चौखट पर खड़ी होती थी या कहीं और होती थी तो भूत उनका एक मोर चुरा कर ले जाता था। भूत हर रोज नानी का एक मोर चुरा कर ले जाता था और उनको एक जंगल में जाकर बांध देता था। थोड़े दिन बाद नानी को महसूस हुआ कि उनके बगीचे से कुछ मोर कम होने लगे हैं। नानी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। एक बार नानी को बगीचे में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उनके साथ मोर के पैरों के भी निशान थे। हो ना हो, ये जरूर चोर का काम है। लगता है कोई चोर मेरे मोरों की चोरी कर रहा है। अब मैं इन पैरों के निशानों का पीछा करती हूँ, क्या पता शायद उस चोर का पता चल जाए। नानी उन पैरों के निशानों का पीछा करते करते एक जंगल की तरफ पहुंच जाती है। भूत नानी को जंगल की तरफ आते हुए देख लेता है और फिर सारे मोरों को बाहर छोड़ देता है। नानी एक साथ ढेर सारे मोरों को आते हुए देखकर समझ जाती है कि ये उसके ही मोर हैं और अपने मोरों को सही सलामत अपने सामने देखकर खुशी से रोने लगती है। भूत नानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसमें से एकदम से रोशनी चमकने लगती है और फिर वो भूत सौरभ जैसा दिखने लगता है। नानी उसे देखकर पहले तो डर जाती है, फिर सौरभ को अपने सामने देखकर खुशी से उसको गले लगा लेती है, पर वो उसे छू नहीं सकती क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी आत्मा होती है। ये क्या, मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही? क्योंकि मैं मर चुका हूँ, ये मेरी आत्मा है। गांव के लिए आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से मेरी मौत हो गई। उस हाईवे के पास ही हॉस्पिटल वालों ने मेरे शरीर को गाड़ रखा है नानी। क्या ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं बेटा, नहीं, ये नहीं हो सकता। नानी ये सब सुनकर बहुत रोती है और भूत वहां से गायब हो जाता है। नानी अपने मोरों को वापस घर ले आती है और कुछ दिनों बाद वहीं पास वाले शमशान से सौरभ के शरीर का अंतिम संस्कार करवा देती है ताकि उसकी आत्मा को शांति